हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आरके साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता और आप देख रहे हैं आरके साइंस क्लासेस का यूट्यूब चैनल। बच्चों, जो आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 है और इस वीडियो या इस क्लास या इस लेक्चर के जरिए मैं आपसे आज के वीडियो में बात करने जा रहा हूं नेफ्रॉन की संरचना के बारे में। तो आज का जो हमारा हेडिंग है बच्चों, वो है नेफ्रॉन की संरचना। नेफ्रॉन की संरचना। देखिए बच्चों, अब नेफ्रॉन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइव करा देता हूं कि अब तक हमने क्या देखा है। अब तक हमने देखा है बच्चों कि इस प्रकार से हमारे पास दो किडनियां थी। ठीक है बच्चों, दो किडनियां हैं हमारे पास। यहां इसमें ब्लड ले जाने की क्रिया होती है, यानी कि जो वृक्क धमनी है वो अंदर एंट्री करती हैं और यहां से बाहर निकलती है बच्चों वृक्क शिराएं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार की हमने स्ट्रक्चर की बात की थी। और अगर हम एक किडनी की संरचना की बात करते हैं तो हमने देखा था इस वाले पार्ट को बच्चों हम हाइलम के नाम से जानते हैं। किस नाम से? हाइलम के नाम से। इसके बाद हमने ये देखा था बच्चों कि किडनी को दो भागों में बांटा जाता है। किडनी को दो भागों में बांटा गया है। अंदर वाला जो पार्ट होता है बच्चों, इसको कहते हैं मध्यांश यानी कि मेड्यूला। मध्यांश यानी कि मेड्यूला। और जो आउटर पार्ट है जिसको हम कहते हैं बच्चों बल्कुट यानी कि कॉर्टेक्स। ठीक है बच्चों, इसके बारे में बात कर ली थी। फिर हमने देखा था कि जो बल्कुट है, ये बल्कुट का कुछ भाग जो है वो अंदर मेड्यूला की ओर धंसा होता है। मतलब ये जो बल्कुट है बच्चों, ये वाला, ये हमारे पास क्या है? बल्कुट वाला भाग है, कॉर्टेक्स वाला भाग है। ये भाग मध्यांश की ओर ऐसे अंदर की ओर धंसा होता है इस प्रकार से। और अंदर की ओर धंसने के बाद ये जो संरचना बनती है, इन्हें हमने कहा था वर्टिनी के स्तंभ। क्या कहा था बच्चों? वर्टिनी के स्तंभ। वर्टिनी के स्तंभ। और यहां पर जो संरचना बनी है बच्चों, इसको कहा था हमने मध्यांश पिरामिड। क्या नाम दिया था बच्चों? मध्यांश पिरामिड, इसको हमने नाम दिया था। इतनी कहानी बच्चों हमें पता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमने थोड़ी सी और चर्चा की थी। इसके बाद हमने देखा था कि यहाँ से एक क्या निकलती है बच्चों? एक नली बाहर निकलती है, जैसे हमने कहा था बच्चों मूत्र वाहिनी। क्या कहा था? मूत्र वाहिनी। ये मूत्र वाहिनी का जो अंदर चौड़ा सिरा होता है, कीपनुमा संरचना वाला भाग जो होता है, इसको हमने बच्चों नाम दिया था पेल्विस। इसको क्या नाम दिया था बच्चों? इसको हमने पेल्विस नाम दिया था। और पेल्विस को हमने जब आगे और विभाजित कर दिया था बच्चों इस प्रकार से, तो इसको हमने नाम दिया था बच्चों कैलिक्स। क्या नाम दिया था? कैलिक्स, जिसका बहुवचन था कैलिकेस। ठीक है बच्चों, तो इसके बारे में इतना हमने अब तक अध्ययन किया है। अब मैं समझाऊंगा आपको कि एक किडनी जो है उसमें नेफ्रॉन किस प्रकार से व्यवस्थित होती है। तो मान लीजिए फिर से ये मेरे पास क्या है बच्चों? एक किडनी है। अब ये किडनी है तो बच्चों होता क्या है, यहाँ पर हमने इसको दो भागों में बांट दिया। अंदर वाला जो पार्ट है वो मेड्यूला है और बाहर वाला जो पार्ट है वो कॉर्टेक्स है। इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, हम जानते हैं। अब देखिए, जो हमारे पास जो नेफ्रॉन होता है बच्चों, वो नेफ्रॉन कुछ इस प्रकार से पाया जाता है। कुछ इस प्रकार से नेफ्रॉन पाए जाते हैं बच्चों। यहां पर मैं आपके सामने कुछ दो नेफ्रॉन बना रहा हूं बच्चों। ये कुछ दो नेफ्रॉन मैंने आपको बनाए हैं। एक और मैं बना देता हूं बच्चों इस प्रकार से। ये नेफ्रॉन की संरचना है बच्चों। और नेफ्रॉन के बाद ये नेफ्रॉन कहाँ ओपन होते हैं? ये नेफ्रॉन एक अन्य नलिका में ओपन होते हैं, जो मैंने रेड कलर से बनाई है। इन रेड कलर से जो मैंने नलिका बनाई है, इनको कहते हैं बच्चों संग्रह नलिका या संग्राहक नलिका। क्या कहते हैं? संग्रह नलिका कह दीजिए या संग्राहक नलिका कह दीजिए। और जो मैंने व्हाइट संरचना जो बनाई है बच्चों, बस इसी संरचना को कहते हैं हम नेफ्रॉन। क्या कहते हैं बच्चों? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन आपको दिखाई दे रहा है कि ये कॉर्टेक्स वाले भाग में भी है और इनका कुछ पार्ट जो है वो मेड्यूला वाले पार्ट में भी है। मेड्यूला वाले पार्ट में क्या है बच्चों? जो मेड्यूला वाला पार्ट है, मेड्यूला वाले पार्ट में एक नेफ्रॉन की जो संरचना दिखाई देती है, इसके हम कहते हैं बच्चों हेनले का लूप। क्या कहते हैं?
हेनले का लूप। अभी नेफ्रॉन की संरचना की बात करेंगे बच्चों, उसमें दोबारा से आएगी हेनले का लूप क्या है क्या नहीं है। और जो रेड कलर की जो संरचना है वह भी हमें कहाँ दिखाई देगी बच्चों, ये भी हमें मेडुला वाले पार्ट में दिखाई देगी, यानी मध्यांश वाले में। और इस नलिका को हम कहते हैं बच्चों संग्राहक या संग्रह नलिका, दोनों ही नाम सही है। तो ये मैंने आपको बताया है कि जो नेफ्रॉन है वो किस प्रकार व्यवस्थित होती हैं। नेफ्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होंगे बच्चों, इस प्रकार से व्यवस्थित होती है नेफ्रॉन, ठीक है। तो यानी कि ये नेफ्रॉन जो है वो कॉर्टेक्स में भी होती हैं और मेडुला वाले पार्ट में भी पाई जाती हैं। अब मेडुला वाली पार्ट में कौन कौन सा भाग पाया जाएगा, तो हमें पता है हेनले का लूप और संग्राहक नलिका पाई जाएंगी। तो यानी कि हमारे पास जो नेफ्रॉन है उसके दो प्रकार हो जाएंगे, एक तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो कॉर्टेक्स में पाई जाती हैं वो कॉर्टिकल, और एक मेडुलरी नेफ्रॉन या जिन्हें हम जक्स्टा ग्लोमेरुलर ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन के नाम से जाना जाता है, ठीक है बच्चों। तो आइए मैं आपको अब अपनी जो PDF फाइल्स हैं उनके जरिए मैं आपको समझाता हूं कि ये क्या है और क्या नहीं है, ठीक है बच्चों। तो देखिए हम इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों किसकी, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर की, कि नेफ्रॉन क्या है। तो मैंने आपको बताया उसमें कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं, कौन सी भाग कहाँ पर पाई जाती है, कौन सा ऐसा पार्ट है जो कॉर्टेक्स में पाया जाता है, कौन सा ऐसा पार्ट है जो मेडुला में पाया जाता है। तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे। अब देखिए बच्चों इसमें सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है कि हमने ये उत्सर्जी तंत्र के बारे में बात कर ली थी, ये वृक्क के बारे में बात कर ली थी। उसके बाद हमने ये देख लिया था कॉर्टेक्स क्या है, कॉर्टेक्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी, ठीक है बच्चों, वाइट कलर है। कॉर्टेक्स देख लिया था हमने, मेडुला देख लिया था। अब हमारे पास जो अगली हेडिंग है वो है वृक्काणु यानी नेफ्रॉन की संरचना। वृक्काणु की संरचना या कह दीजिए बच्चों किसकी संरचना, नेफ्रॉन की संरचना। अब देखें बच्चों मैं आपको अब एक नेफ्रॉन की सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाता हूं, एक नेफ्रॉन कैसा दिखाई देता है। देखिए बच्चों नेफ्रॉन में जो सबसे पहला जो पार्ट होता है बच्चों वो कुछ कीप के आकार का दिखाई देता है। तो ये हमने बनाया है कीप के आकार की संरचना। इस कीप के आकार की जो संरचना है बच्चों इसको कहा जाता है बॉमन संपुट, यानी कि बॉमन्स कैप्सूल इसको कहा जाता है। बॉमन्स कैप्सूल बच्चों अंदर पीछे की तरफ कुछ इस प्रकार से कुंडलित होता है। इस प्रकार से क्या होता है बच्चों, कुंडलित होता है। और ये बॉमन संपुट के पास में स्थित है, इसलिए इसको हम नाम देते हैं समीपस्थ कुंडलित। अब कुंडलित की जगह आप दूसरा शब्द यूज कर सकते हैं बच्चों, संबलित, समीपस्थ कुंडलित या संबलित नलिका। इसे हम कहते हैं बच्चों शॉर्ट फॉर्म में प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स यानी PCT। इसके बाद बच्चों ये यहाँ से कुछ पतली हो जाती है और पतली होने के बाद एक हेयर पिन के समान संरचना का निर्माण करती है। ये एक हेयर पिन के समान संरचना पतली होकर, ये देखिए पतली होकर के एक हेयर पिन के समान संरचना बनाती है, नलिकाकार पार्ट है। और इस पार्ट को कहते हैं बच्चों हेनले का लूप। क्या कहते हैं बच्चों, इसे हेनले का लूप नाम से इसे जाना जाता है। अब ये हेनले का लूप वापस बच्चों चौड़ा हो जाता है ऊपर की ओर जाकर। ये हेनले का लूप वापस ऊपर जाकर क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। तो ये हेनले के लूप की मोटी भुजा कहलाती है तथा ये हेनले के लूप की पतली भुजा कहलाती है। इसके बाद ये वापस इस प्रकार से कुंडलित हो जाता है बच्चों, ये और कुंडलित हो गई है। तो इस कुंडलित भाग को फिर से हम नया नाम देते हैं। ये क्या है बच्चों, बॉमन संपुट से दूर वाला भाग है, इसलिए इसको नाम देते हैं दूरस्थ कुंडलित कह दीजिए या संबलित कहिए, कुंडलित नलिका। दूरस्थ को कहते हैं बच्चों डिस्टिल, तो इसको कहेंगे DCT, डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है बच्चों। अब ये जो नेफ्रॉन का अंतिम पार्ट है यानी DCT है वो एक अन्य नलिका में ओपन होता है और इसमें अन्य नेफ्रॉन भी इसके जरिए खुलते हैं। इस प्रकार यहाँ दूसरे नेफ्रॉन के खुलने की मैंने जगह बनाई है बच्चों, ये आगे कंटिन्यू चल रही है इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। और इस नलिका को मैं कहता हूँ संग्रह कह दीजिए या संग्राहक नलिका, यानी कि कलेक्टिंग डक्ट। क्या कहेंगे इसको, कलेक्टिंग डक्ट।
तो बच्चों ये संरचना है किसकी, नेफ्रॉन की। अब देखिए नेफ्रॉन का कार्य क्या है बच्चों, नेफ्रॉन का जो कार्य है वो है रक्त को छानकर किसका निर्माण करना बच्चों, मूत्र का निर्माण करना। नेफ्रॉन का कार्य क्या है बच्चों, रक्त को छानेगी नेफ्रॉन, और रक्त को छानने के बाद उससे किसका निर्माण कर देगी, मूत्र का। अब यानी कि इसमें हमें रक्त लाना पड़ेगा, क्या लाना पड़ेगा बच्चों, रक्त। तो देखिए रक्त लाने वाली वाहिकाएं हैं वो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर बनाई है, और जो रक्त लाने वाली जो वाहिका होती है बच्चों वो थोड़ी सी मोटी होती है, ये इस प्रकार यहाँ पर रक्त लाई है, और रक्त ला रही है इस नलिका को हम कहते हैं बच्चों अविवाही, क्या कहते हैं बच्चों इसको, अविवाही धमनिका। क्या नाम देंगे, अविवाही धमनिका। और यहाँ से जो रक्त को बाहर की ओर लेकर जाती है वो पतली होती है, और इस नलिका को कहते हैं हम अपवाही धमनिका। क्या कहते हैं बच्चों, अपवाही धमनिका। ये लीजिए, इसको कहते हैं बच्चों एफरेंट आर्टियोल, एफरेंट आर्टीरियोल, और इसको कहते हैं बच्चों इफरेंट आर्टीरियोल। अविवाही धमनिका और अपवाही धमनिका। अब देखो बच्चों, अविवाही धमनिका जो है ब्लड लेकर आ रही है, तो अविवाही धमनिका में कुछ ऐसे छिद्र होने चाहिए या ये पतली शाखाओं में विभाजित होनी चाहिए जिसके कारण ये आसानी से रक्त में से उत्सर्जित पदार्थों को त्याग सके। तो ये रक्त को छानने के लिए एक विशेष संरचना में कन्वर्ट हो जाती है, एक विशेष संरचना में टूट जाती है बच्चों, जिसे हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस यानी कि ये केशिकाओं का बारीक पतला जाल होता है, जिसे हम हिंदी में केशिका गुच्छ के नाम से जानते हैं, केशिका गुच्छ। तो बच्चों ये एक संरचना है, एक संरचना बनाई है ये हमने किसकी, नेफ्रॉन की। इस प्रकार आपको नेफ्रॉन की संरचना बनानी है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा और आप या तो आप इतना सा बना सकते हैं, और या फिर आप इसमें एक काम और कर सकते हैं कि ये जो वाहिनी है, जो अपवाही धमनिका है, ये इस नेफ्रॉन की चारों ओर कुंडलित होती है, यानी कि इसको आगे और बना सकते हैं। इस प्रकार मैं इसको और विभिन्न भागों में डिवाइड कर देता हूं बच्चों। ये लीजिए, यहां से मैंने इसमें डिवाइड किया है। अब इस प्रकार ये क्या करती है बच्चों, जो रेड कलर वाली नलिका मैंने बनाई है वो इस प्रकार से बनाई है हमने। देखिए ये धमनी है बच्चों, क्या है ये, धमनी ही है। कौन सी, अपवाही धमनी। यानी अपवाही जो धमनिका है वो हेनले के लूप, पीसीटी, डीसीटी आदि पर घूमती है, कुंडलित हो जाती है, और इसके बाद यहाँ ऑक्सीजन देने के बाद अब देखो दो काम करेगी, इन कोशिकाओं को ऑक्सीजन भी दे देगी, और यहाँ से बच्चों ये स्त्रवण का कार्य भी करती है। अब स्त्रवण का कार्य क्या है मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ। और जो मूत्र निर्माण की क्रिया विधि होती है, हालांकि उसमें हम इस स्त्रवण की क्रिया के बारे में बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, अब जो रेड कलर से आपको दिखाई दे रही है ना बच्चों संरचना, वो तो है हमारी धमनी की, और जो मैंने यहाँ पर ब्लू कलर से बना दी है वो हमारी हो गई सिरा की। किसकी हो गई बच्चों, सिरा की। तो ये वृक्क से बाहर निकलेगी, इसको कहेंगे वृक्क सिरा। तो बच्चों देखिए, एक नेफ्रॉन में आती क्या है, नेफ्रॉन में आती है सबसे पहले जो रक्त लेकर आती है उसको कहते हैं हम अविवाही धमनिका, एफरेंट आर्टीरियोल। और नेफ्रॉन से जाती कौन है बच्चों बाहर, तो अपवाही धमनिका यानी इफरेंट आर्टीरियोल। लेकिन सारे नेफ्रॉनों से इस प्रकार ये ब्लड इकट्ठा मतलब ब्लड को छनवा कर मूत्र का निर्माण करवाएगी, और ये वापस क्या करती है बच्चों, इन सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन देती है, तथा स्त्रवण की क्रिया करवाने के बाद जो अपवाही धमनिका है वो किडनी से बाहर की ओर निकलती है और बनाती है किसका निर्माण करेगी, वृक्कशिरा का। तो आप ये जो मैंने रेड कलर और ब्लू कलर से बनाई है आप ये बना सकते हैं, और अगर आपने ये ब्लू कलर की और यहाँ तक रेड कलर की लाइन बनाई है तो भी आपका जो चित्र है वो डायग्राम है वो सही होगा। ठीक बच्चों, अब देखो इसको बनाने के बाद क्या होता है, ये थोड़ा सा उलझा हुआ लगता है डायग्राम, तो आप यहाँ तक बना सकते हैं। और एक और लाइन मैं इसमें ऐड करूँगा कि जो आखिरी हेनले का जो लूप है, जो ब्लैक कलर से आपको दिखाई दे रहा है, हेनले के लूप के चारों ओर यानी सबसे नीचे की ओर जो हमें वृक्क की ब्लड की केशिकाएं जो दिखाई देंगी, नलिकाएं जो दिखाई देंगी, इनको वासा रेक्टा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है बच्चों, वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टा क्या है बच्चों, रक्त की वाहिनी है,
किसका पार्ट है बच्चों, ये अपवाही धमनिका का वो पार्ट है जो हेनले के लूप को ब्लड का सप्लाई करेगी और यहाँ से उत्सर्जी पदार्थ, या मैं कहूँ उत्सर्जी पदार्थों को तो ये छान के दूर कर दिया जाएगा, लेकिन जो अच्छे पदार्थ होंगे उनका पुनरावशोषण में हेल्प करेगी, जिसे हम कहते हैं चयनित पुनरावशोषण, है ना बच्चों। तो ये है हमारे पास एक नेफ्रॉन की संरचना। आप सब जल्दी से इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट लें और फिर मैं इसको अपनी PDF फाइल से समझाऊंगा आपको एक बार और। ले लिया है बच्चों। अब देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ।